खुला समुद्र। अगली सुबह 8 बजे तक सभी सामान जहाज पर चढ़ा दिए गए और प्रस्थान की तैयारियां पूरी हो गईं। लेकिन रवाना होने से पहले डॉक्टर ने सोचा कि वह देश पर एक आखिरी नज़र डालना चाहेगा और देखना चाहेगा कि क्या अजनबियों की मौजूदगी के कोई और निशान मिल सकते हैं, क्योंकि वे रहस्यमयी पैरों के निशान उसके विचारों से कभी बाहर नहीं आए। वह एक ऐसी ऊंचाई पर चढ़ गया जहां से पूरे दक्षिणी क्षितिज का नज़ारा दिखाई देता था, और उसने अपनी जेब से दूरबीन निकाली। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह इसके जरिए कुछ भी नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि आसपास की वस्तुएं भी नहीं। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, लेकिन कोई बेहतर परिणाम नहीं मिला। फिर उसने दूरबीन की जांच शुरू की। ऑब्जेक्ट ग्लास गायब था, वस्तु कांच। इससे सारा रहस्य स्पष्ट हो गया, पैरों के निशान और सब कुछ। और आश्चर्य से चिल्लाते हुए वह पहाड़ी से नीचे उतरा, ताकि अपनी खोज को आश्चर्यचकित साथियों को बता सके, जो उसकी ओर दौड़े चले आए। उसकी ऊंची आवाज से चौंक गए और उसके अचानक नीचे उतरने से चिंता में डूब गए। अच्छा, अब क्या मामला है? जॉनसन ने कहा। डॉक्टर को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसकी सांस फूल रही थी। आखिरकार वह किसी तरह सांस छोड़ते हुए बाहर निकल पाया। पगचिन्ह, पैरों के निशान, अजनबी। क्या? हेटेरस ने कहा, यहाँ अजनबी लोग हैं। नहीं, नहीं, ऑब्जेक्ट ग्लास, मेरी दूरबीन से बाहर ऑब्जेक्ट ग्लास। और उसने उन्हें देखने के लिए अपना दूरबीन आगे बढ़ाया। आह, मैं समझ गया, अल्टामोंट ने कहा, ये कमी है। हाँ, लेकिन फिर पैरों के निशान, वे हमारे थे, दोस्त, सिर्फ हमारे, डॉक्टर ने कहा। हम कोहरे में खो गए थे और एक घेरे में भटक रहे थे। लेकिन जूतों के निशान, हेटेरस ने आपत्ति जताई। बेल्स, अपने बर्फ के जूते खोने के बाद वह पूरे दिन चलता रहा। तो मैंने ऐसा ही किया, बेल ने कहा। गलती इतनी स्पष्ट थी कि वे सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, सिवाय हेटेरस के। हालांकि इस बात का पता चलने पर उससे अधिक खुश कोई नहीं था। 1/4 घंटे बाद छोटी नाव अल्टामोंट बंदरगाह से बाहर निकली और अपनी खोज यात्रा शुरू की। हवा अनुकूल थी, लेकिन बहुत कम, और मौसम सकारात्मक रूप से गर्म था। स्लूप की हालत भी स्लेज की यात्रा के लिए अच्छी थी। वह बेहतरीन स्थिति में थी और उसे आसानी से चलाया जा सकता था। जॉनसन ने उसे चलाया। डॉक्टर, बेल और अमेरिकन ने कार्गो के सहारे पीछे की ओर झुके हुए थे और हेटेरस आगे की ओर खड़ा था। उसकी स्थिर, उत्सुक निगाहें लगातार उस रहस्यमय बिंदु पर टिकी हुई थीं, जिसकी ओर वह अदम्य शक्ति से खींचा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे ध्रुव की ओर चुंबकीय सुई। वो किसी भी किनारे को देखने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था जो नजर आ सकता था, और उसे इस सम्मान का पूरा अधिकार था। इस ध्रुवीय सागर के पानी में कुछ अनोखी विशेषताएं थीं, जिनका उल्लेख करना जरूरी था। रंग में ये हल्का नीला था और इसमें इतनी अद्भुत पारदर्शिता थी कि ऐसा लगता था कि कोई अथाह गहराई में झांक रहा है। ये गहराई निस्संदेह किसी विद्युतीय घटना से प्रकाशित थी और इतने सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जहाज एक विशाल मछलीघर के ऊपर से गुजर रहा है। इस अद्भुत महासागर की सतह पर पक्षियों के असंख्य झुंड उड़ रहे थे, जो घने भारी तूफानी बादलों की तरह आकाश को काला कर रहे थे। उनमें हर तरह के जल पक्षी शामिल थे, अल्बाट्रॉस से लेकर पेंगुइन तक, और सभी विशालकाय आकार के। उनकी चीखें बिल्कुल बहरा कर देने वाली थीं, और उनमें से कुछ के पंख इतने विशाल, चौड़े फैले हुए थे कि वे उड़ते हुए पूरी तरह से स्लूप को ढक लेते थे। डॉक्टर खुद को एक अच्छा प्रकृतिवादी मानते थे, लेकिन उन्हें अपने विज्ञान में बहुत बड़ी खामियां नजर आईं, क्योंकि यहाँ कई प्रजातियां किसी भी पक्षी विज्ञान समाज के लिए पूरी तरह से अज्ञात थीं। अच्छा, छोटा आदमी भी पानी को देखकर उतना ही हैरान था, क्योंकि उसने बहुत ही अद्भुत मेडुसा को देखा, कुछ इतने बड़े कि वे ब्रोबडिग्नेगियन समुद्री घास के बीच तैरते हुए छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। और सतह के नीचे क्या नजारा था जो आंखों को मिला। हर प्रजाति की असंख्य मछलियां एक दूसरे के साथ खेलते हुए, युवा मानेटी अपने बचाव के एक मजबूत हथियार के साथ नवाल, एक गेंडे के सींग की तरह डरपोक सील का पीछा करते हुए, हर जनजाति की वेल पानी और बलगम के स्तंभों को उगलते हुए और हवा को एक अजीब सीटी की आवाज से भरते हुए, डॉल्फिन, सील और वारस
समुद्री कुत्ते और समुद्री घोड़े, समुद्री भालू और समुद्री हाथी चुपचाप पनडुब्बी चरागाहों पर चर रहे थे, और डॉक्टर उन सभी को आसानी से और स्पष्ट रूप से देख सकता था, जैसे कि वे प्राणी उद्यान में कांच के टैंकों में हों। वातावरण में एक अजीब अलौकिक पवित्रता थी। ऐसा लग रहा था कि यह ऑक्सीजन से भरपूर है और इसमें उत्साह की एक अद्भुत शक्ति थी जो मस्तिष्क पर लगभग नशीला प्रभाव पैदा कर रही थी। शाम के समय हेटेरस और उसके साथी तट से दूर हो गए। रात हो गई, हालांकि सूरज क्षितिज के ठीक ऊपर था, लेकिन इसका सजीव प्रकृति पर वैसा ही प्रभाव था जैसा कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में होता है। पक्षी, मछलियां और सभी सीटेशिया गायब हो गए और पूर्ण शांति छा गई। अल्टामोंट बंदरगाह से प्रस्थान के बाद से नाव 1 डिग्री और उत्तर की ओर बढ़ गई थी। अगले दिन जमीन का कोई संकेत नहीं था, क्षितिज पर एक धब्बा भी नहीं था। हवा अभी भी अनुकूल थी और समुद्र काफी शांत था। पक्षी और मछलियां पिछले दिन की तरह ही बड़ी संख्या में लौटी, और डॉक्टर जहाज के किनारे झुककर व्हेल और डॉल्फिन और बाकी सभी गहरे राक्षसों को देख सकता था जो नीचे की साफ गहराई से धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। सतह पर, जहां तक नजर जा सकती थी, यहाँ वहाँ एकाकी हिमखंड और कुछ बिखरे हुए हिमखंडों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वास्तव में, लेकिन कहीं भी बहुत कम बर्फ देखने को मिली। स्लूप सबसे ज्यादा ठंड के बिंदु से 10 डिग्री ऊपर था और परिणामस्वरूप बफिन की खाड़ी और डिस्को के समान तापमान पर था। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि इन गर्मियों के महीनों में समुद्र खुला हो। यह एक बहुत ही व्यावहारिक महत्व का तथ्य है, क्योंकि यदि व्हेल शिकारी कभी उत्तर में ध्रुवीय बेसिन तक पहुंच सके तो वे तत्काल माल प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि महासागर का ये भाग व्हेल और सील तथा सभी समुद्री प्रजातियों का सामान्य भंडार है। दिन ढलता गया, लेकिन क्षितिज पर अभी भी कुछ नहीं दिखाई दिया। हेटेरस ने जहाज का अगला हिस्सा नहीं छोड़ा, बल्कि हाथ में गिलास लिए उत्सुकता से दूर तक उत्सुकता से सवालिया निगाहों से देखता रहा, और पानी के रंग, लहरों के आकार और हवा के झोंकों में जमीन के नजदीक आने के संकेत खोजने की कोशिश करता रहा। ध्रुव के निकट पहुंचना, घंटे दर घंटे बीतते गए, और फिर भी हेटेरस अपनी थकी हुई निगरानी में डटा रहा, यद्यपि उसकी आशाएं निराशा की ओर जाती दिख रही थीं। शाम के करीब 6 बजे समुद्र और आसमान के बीच दूर तक धुंधली आकारहीन धुंध सी छाने लगी। यह बादल नहीं था, क्योंकि यह लगातार गायब हो रहा था और फिर अगले ही पल फिर से प्रकट हो रहा था। हेटेरस ने सबसे पहले इस विचित्र घटना को देखा, लेकिन दूरबीन से 1 घंटे तक जांच करने के बाद भी वह इसका कुछ पता नहीं लगा सका। तथापि अचानक ही उसकी आंखों में कुछ निश्चित संकेत दिखाई दिया, और उसने क्षितिज की ओर हाथ बढ़ाते हुए स्पष्ट गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, भूमि, भूमि। उसके शब्दों ने उसके साथियों पर विद्युतीय प्रभाव डाला और सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्लोबोनी ने कहा। हाँ, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, जॉनसन ने कहा। अल्टामोंट ने कहा, यह एक बादल है। भूमि, भूमि, हेटेरस ने पूर्ण विश्वास के स्वर में दोहराया। जब वह बोल रहा था, तब भी वह दृश्य गायब हो गया, और जब वह पुनः लौटा तो डॉक्टर को लगा कि उसने क्षण भर के लिए धुएं के चारों ओर प्रकाश की एक किरण देखी है। यह एक ज्वालामुखी है, उन्होंने कहा। ज्वालामुखी, अल्टामोंट ने दोहराया। निश्चित रूप से, इतने ऊंचे अक्षांश पर, क्यों नहीं? क्या आइसलैंड एक ज्वालामुखी द्वीप नहीं है? वास्तव में, कोई कह सकता है कि यह लगभग ज्वालामुखियों से बना है। क्या हमारे प्रसिद्ध देशवासी जेम्स रॉस ने दक्षिणी महाद्वीप पर 170 डिग्री देशांतर और 78 डिग्री अक्षांश पर 2 सक्रिय ज्वालामुखियों अरेबस और टेरा के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है? तो फिर उत्तरी ध्रुव के पास ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाने चाहिए? ये निश्चित रूप से संभव है, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। अब मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा। यह एक ज्वालामुखी है, तो फिर हम इसे ठीक कर लें, हेटेरस ने कहा। तट की निकटता पर संदेह करना अब असंभव था। 24 घंटे में, शायद, साहसी नाविक इसकी अनछुई धरती पर पैर रखने की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन यह अजीब था कि अब जब वे अपनी यात्रा के लक्ष्य के इतने करीब थे,
तो किसी ने भी वह खुशी नहीं दिखाई जो अपेक्षित थी। हर कोई चुपचाप बैठा था, अपने विचारों में डूबा हुआ, सोच रहा था कि यह ध्रुव किस तरह का स्थान होगा। पक्षी इसे दूर भागते हुए लग रहे थे, क्योंकि शाम होने के बावजूद वे सभी पंख फैलाकर दक्षिण की ओर उड़ रहे थे। तो क्या यह इतना दुर्गम था कि एक समुद्री गल या एक तीतर भी आश्रय नहीं पा सकता था? मछलियां भी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सिटेशिया भी पारदर्शी पानी से भाग रही थीं। इस घृणा या भय की भावना का कारण क्या हो सकता है? अंततः थके हुए लोगों को नींद आ गई और एक एक करके वे सो गए, तथा हेटेरस को निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया गया। उसने पतवार थाम ली और अपनी आंखें बंद न करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे कीमती समय बर्बाद होने का मलाल था, लेकिन जहाज की धीमी गति ने उसे ऐसी अदम्य तंद्रा की स्थिति में पहुंचा दिया कि खुद के बावजूद वह जल्द ही अपने साथियों की तरह गहरी नींद में डूब गया। वह सपने देखने लगा और कल्पना ने उसके पिछले जीवन के सभी दृश्य वापस ला दिए। उसने अपने जहाज, फॉरवर्ड और उसे जलाने वाले गद्दारों के बारे में सपना देखा। फिर से उसे निराशा और असफलता की सारी पीड़ाएं महसूस हुईं और वह अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया। फिर दृश्य बदल गया और उसने खुद को ध्रुव पर यूनियन जैक को फहराते हुए देखा। जब स्मृति और कल्पना इस तरह व्यस्त थे, जैतून के रंग का एक विशाल बादल समुद्र और आकाश को काला करने लगा था। एक तूफान आने वाला था। तूफान के पहले झोंके ने कप्तान और उसके साथियों को जगा दिया और वे तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए, उसका सामना करने के लिए तैयार। समुद्र में बहुत ज्यादा उछाल आया था और जहाज तेजी से लहरों पर ऊपर नीचे हो रहा था। हेटेरस ने फिर से पतवार संभाली और उसे मजबूती से पकड़े रखा, जबकि जॉनसन और बेल ने पानी को बाहर निकाला जो लगातार जहाज पर टूट रहा था। सही रास्ता बनाए रखना कठिन काम था, क्योंकि घने कोहरे के कारण कुछ गज से अधिक दूर तक देख पाना असंभव था। यह अचानक आया तूफान ऐसे उत्तेजित लोगों को ध्रुव की ओर आगे बढ़ने पर कठोर प्रतिबंध लग सकता था, लेकिन उनके दृढ़ चेहरे पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता था कि वे न तो हवाओं के आगे झुकेंगे और न ही लहरों के आगे, बल्कि अंत तक चलते रहेंगे। पूरे दिन संघर्ष चलता रहा, हर पल मौत का खतरा मंडराता रहा, लेकिन शाम के करीब 6 बजे, जब लहरों का प्रकोप अपने चरम पर था, अचानक शांति छा गई। हवा मानो चमत्कारिक रूप से शांत हो गई और समुद्र शीशे की तरह चिकना हो गया। तभी एक अत्यंत असाधारण, अकल्पनीय घटना घटी। कोहरा बिना छंटे अजीब तरह से चमकने लगा और नाव बिजली की रोशनी के क्षेत्र में आगे बढ़ी। मस्तूल, पाल और रस्सियां फॉस्फोरेसेंट आकाश के सामने काले रंग में पेंसिल से बनी हुई दिखाई दे रही थीं, जिसमें अद्भुत स्पष्टता थी। लोग रोशनी में नहा रहे थे और उनके चेहरे आग की तरह चमक रहे थे। ज्वालामुखी, हेटेरस ने चिल्लाकर कहा, क्या ये संभव है? बेल ने कहा, नहीं, नहीं। क्लोबोनी ने जवाब दिया, इसकी लपटें इतनी नज़दीक होने से हमारा दम घुट जाएगा। शायद ये प्रतिबिंब है, अल्टामोंट ने सुझाव दिया। इतना भी नहीं, क्योंकि तब हमें ज़मीन के पास होना चाहिए और उस स्थिति में हमें विस्फोट की आवाज़ सुननी चाहिए। तो फिर बात क्या है? कप्तान ने पूछा। यह एक ब्रह्मांडीय घटना है, डॉक्टर ने उत्तर दिया, ऐसा अब तक शायद ही कभी देखा गया हो। अगर हम आगे बढ़ते रहे, तो हम जल्द ही अपने चमकदार क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे और फिर से अंधेरे और तूफान में वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, हेटेरस ने कहा। डॉक्टर सही थे। धीरे धीरे कोहरे ने अपनी रोशनी खोनी शुरू कर दी और फिर अपनी पारदर्शिता खो दी और दूर दूर तक हवा की तेज आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में छोटा जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया और वापस चक्रवात में बह गया। लेकिन सौभाग्य से तूफान दक्षिण की ओर मुड़ गया था और जहाज को हवा के सामने ध्रुव की ओर सीधे दौड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। उसके डूबने का खतरा था, क्योंकि वह उन्मत्त गति से आगे बढ़ रहा था और चट्टान या हिमखंड से अचानक टकराव ने उसे अनिवार्य रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। लेकिन जहाज पर सवार किसी भी व्यक्ति ने समझदारी की सलाह नहीं दी। वे खतरे से नशे में थे और कोई भी गति इतनी तेज नहीं थी कि अज्ञात तक पहुंचने की उनकी लालसा को शांत कर सके। अंततः वे तट के निकट पहुंचने लगे।
हवा में अजीबोगरीब लक्षण दिखाई देने लगे। कोहरा अचानक हवा से फटे हुए पर्दे की तरह फट गया और एक पल के लिए बिजली की चमक की तरह क्षितिज पर ज्वाला का एक विशाल स्तंभ दिखाई दिया। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, एक साथ उद्घोष हुआ, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि वो अद्भुत दृश्य गायब हो गया। हवा का रुख अचानक दक्षिण पूर्व की ओर हो गया और जहाज को फिर से जमीन से पीछे धकेल दिया। अरे वाह, हेटेरस ने कहा, हम तट से 3 मील भी दूर नहीं थे। हालांकि प्रतिरोध असंभव था। जो कुछ भी किया जा सकता था वह था दिशा बदलते रहना, लेकिन हर कुछ मिनटों में छोटी नाव अपनी तरफ गिर जाती थी। हालांकि वह तुरंत ही पतवार की आज्ञा का पालन करते हुए फिर से सीधी हो जाती थी। जब हेटेरस बिखरे बालों के साथ खड़ा था और पतवार को इस तरह पकड़ रहा था जैसे कि वो उसके हाथ में बंधी हो, तो वह जहाज की जीवंत आत्मा प्रतीत हो रहा था। अचानक एक भयावह दृश्य उसकी नज़रों से टकराया। मुश्किल से 20 गज की दूरी पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उनकी ओर आ रहा था, जो तूफानी लहरों पर चढ़ता और गिरता जा रहा था और किसी भी क्षण पलटने और उन्हें कुचलने के लिए तैयार था। लेकिन यह एकमात्र खतरा नहीं था जिससे साहसी नाविकों को खतरा था। हिमखंड पर सफ़ेद भालू भरे हुए थे, जो एक दूसरे के करीब इकट्ठे थे और जाहिर तौर पर डर के मारे बेकाबू हो रहे थे। हिमशैल ने भयावह झटके लगाए, कभी कभी इतने तीव्र कोण पर झुकते हुए कि जानवर एक दूसरे पर लुढ़क गए और जोर से गुर्राने लगे, जो तत्वों की गर्जना के साथ मिलकर एक भयानक संगीत का निर्माण करता था। 1/4 घंटे तक, जो एक पूरी सदी लग रही थी, स्लूप इस दुर्जय कंपनी के साथ आगे बढ़ता रहा, कभी कुछ गज की दूरी पर और कभी इतने पास कि छू जाए। ग्रीनलैंड के कुत्ते डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन डुक बिल्कुल शांत था। आखिरकार हिमखंड अपनी जमीन खो बैठा और हवा के झोंके से दूर दूर तक बहता चला गया, जब तक कि वह कोहरे में गायब नहीं हो गया। बस बीच बीच में अपने उपकरणों की भयावह गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति का पता चलता रहा। तूफान अब दुगने जोश के साथ फूट पड़ा। छोटा जहाज पानी से बाहर निकल आया और बहुत ही भयानक तेजी से चक्कर लगाने लगा। मस्तूल और पाल उखड़ गए और किसी बड़े सफ़ेद पक्षी की तरह अंधेरे में उड़ गए। लहरों के बीच एक भांवर बनने लगा, जो अपनी अदम्य चूषण शक्ति से जहाज को धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। वह गहरे और गहरे डूबती चली गई, इतनी तेज गति से चक्कर लगाती हुई कि जहाज पर सवार बेचारे लोगों को पानी में कोई हलचल नहीं दिखी। सभी 5 आदमी खड़े होकर एक दूसरे को अवाक भय से देखते रहे। लेकिन अचानक जहाज सीधा ऊपर उठा, उसका अगला हिस्सा भंवर के किनारे से ऊपर चला गया और अपने वेग से आकर्षण के केंद्र से बाहर निकलकर वो परिधि से एक स्पर्श रेखा पर निकल गई और बहुत दूर फेंक दी गई, तोप के मुंह से निकले गोले की तरह तेज। अल्टामोंट, डॉक्टर जॉनसन और बेल तख्तों पर गिर पड़े। जब वे उठे तो हेटेरस गायब हो चुका था। सुबह के 2 बजे थे। अंग्रेजी झंडा। कुछ सेकंड के लिए वे स्तब्ध रह गए और फिर हर किसी के होठों से हेट्रस की चीख निकली। हर तरफ तूफानी समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डुक ने हताश होकर भौंकना शुरू कर दिया और बेल उसे लहरों में कूदने से नहीं रोक पाई। डॉक्टर ने कहा, अल्टामोंट, कमान संभालो और हम अपने बेचारे कप्तान को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। जॉनसन और बेल ने पतवारों को पकड़ लिया और 1 घंटे से अधिक समय तक नाव चलाते रहे, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ थी। हेटेरस खो गया था। खो गया, और ध्रुव के इतने निकट कि जैसे ही उसने लक्ष्य पर दृष्टि डाली। डॉक्टर ने पुकारा, चिल्लाया, इशारे किए और डुक ने करुण विलाप किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्लोबोनी अब और सहन नहीं कर सका, उसने अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। तट से इतनी दूरी पर हेटेरस के लिए बिना पतवार या यहाँ तक कि एक स्पा के जीवित वहां पहुंचना असंभव था। यदि वह कभी अपनी इच्छा के आश्रय को छूता भी, तो वह एक सूजी हुई क्षत विक्षत लाश के समान होता। लंबी खोज बेकार थी और उत्तर की ओर मार्ग को फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तूफान थमने लगा था और 11 जुलाई की सुबह लगभग 5 बजे हवा कम हो गई और समुद्र धीरे धीरे शांत हो गया। आकाश ने अपनी ध्रुवीय स्पष्टता पुनः प्राप्त कर ली
और 3 मील से भी कम दूरी पर भूमि अपनी पूरी भव्यता में दिखाई देने लगी। नया महाद्वीप केवल एक द्वीप था, या यूं कहें कि एक ज्वालामुखी था, जो विश्व के उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश स्तंभ की तरह स्थापित था। पहाड़ पूरी तरह से सक्रिय था, जलते हुए पत्थरों और चमकती हुई चट्टानों का ढेर बाहर निकल रहा था। हर बार जब नया विस्फोट होता था, तो अंदर से ऐंठन होती थी, मानो कोई शक्तिशाली विशालकाय व्यक्ति सांस ले रहा हो, और बाहर निकले हुए ढेरों को तेज लपटों के बीच हवा में उछाला जाता था, लावा की धाराएं तेज धार में किनारों से नीचे लुढ़कती हुई। एक हिस्से में आग के सांप धुआं उगलते हुए चट्टानों के बीच ऐंठते और मचलते हुए लग रहे थे, और दूसरे हिस्से में चमकता हुआ तरल बैंगनी वाष्प के बीच नीचे आग की एक नदी में झरनों की तरह गिर रहा था, जो 1000 आग्नेय धाराओं से बनी थी, जो खुद को समुद्र में खाली कर रही थी। पानी उबलती हुई कड़ाही की तरफ फुफकार रहा था और उबल रहा था। जाहिर है ज्वालामुखी में सिर्फ एक गड्ढा था, जिसमें से आग के स्तंभ निकल रहे थे, जिनमें कांटेदार बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिजली का इस शानदार नज़ारे में कुछ हाथ है। लपटों के ऊपर धुएं का एक विशाल गुबार लहरा रहा था, जिसका आधार लाल और शिखर काला था। यह अतुलनीय भव्यता के साथ ऊपर उठा और मोटी मात्रा में फैल गया। आसमान काफी ऊंचाई तक राख के रंग का था, और यह स्पष्ट था कि तूफान के दौरान जो अंधेरा छाया हुआ था, जो डॉक्टर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वह राख के स्तंभों के कारण था जो सूरज को मोटे पर्दे की तरह ढक रहे थे। उसे बारबाडोस में हुई एक ऐसी ही घटना याद आई, जहां सेंट विंसेंट द्वीप के गड्ढे से निकली राख के ढेर ने पूरे द्वीप को गहरे अंधकार में डुबो दिया था। समुद्र के मध्य में स्थित यह विशाल अग्निशिला 6000 फीट ऊंची थी, जो लगभग हेक्ला की ऊंचाई के बराबर थी। नाव के पास आते ही ऐसा लगा कि यह धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रहा है। वहां वनस्पति का कोई निशान नहीं था, वास्तव में कोई किनारा भी नहीं था, चट्टान सीधे समुद्र में चली गई। क्या हम उतर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा। अल्टामोंट ने कहा, हवा हमें सीधे उस ओर ले जा रही है, लेकिन मुझे पैर रखने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दिख रही है। जॉनसन ने कहा, इस दूरी से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें अपनी नाव में दौड़ने के लिए कोई जगह अवश्य मिल जाएगी, और हमें बस यही चाहिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोबोनी ने उदास होकर कहा। अब उसके दिल में किसी चीज के लिए कोई चाहत नहीं थी। उत्तरी ध्रुव तो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वह आदमी नहीं जिसने उसे खोजा था। जैसे ही वे द्वीप के करीब पहुंचे, जिसकी परिधि 8 या 10 मील से ज्यादा नहीं थी, नाविकों ने एक छोटा सा फ्योर्ड देखा, जो उनकी नाव को रखने के लिए काफी बड़ा था, और तुरंत उस ओर बढ़ गए। उन्हें डर था कि उनके कप्तान का शव तट पर उनकी आंखों से टकराएगा, और फिर भी एक शव का उस पर लेटना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वहां कोई किनारा नहीं था, और समुद्र खड़ी चट्टानों पर टूट रहा था, जो जल चिन्ह से ऊपर राख से ढकी हुई थीं। आखिरकार छोटी नाव धीरे धीरे पानी के ऊपर दिखाई देने वाले 2 रेतीले टीलों के बीच संकरी जगह में सरक गई, जहां वह टूटने वाले पानी की हिंसा से सुरक्षित रहेगी। लेकिन इससे पहले कि वह लंगर डाल पाती, डुक ने फिर से बहुत ही दयनीय तरीके से चीखना और भौंकना शुरू कर दिया, मानो क्रूर समुद्र और पथरीली चट्टानों से अपने खोए हुए मालिक को सौंपने के लिए कह रहा हो। डॉक्टर ने उसे दुलार कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। वफादार जानवर, मानो वह कप्तान का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, एक जबरदस्त छलांग के साथ किनारे पर उछला, उसके पीछे राख का एक बादल उड़ा। डुक, डुक, क्लोबोनी कहा जाता है, लेकिन डुक पहले ही गायब हो चुका था। नाव को तेज करने के बाद वे सभी बाहर निकले और उसके पीछे चले गए। अल्टामोंट पत्थरों के ढेर के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि डॉक्टर ने कहा, सुनो। डुक कुछ दूरी पर जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन उसकी भौंक में क्रोध की बजाय दुख भरा लग रहा था। क्या वह किसी जानवर के रास्ते पर आया है, क्या आपको लगता है? जॉनसन ने पूछा। नहीं, नहीं, क्लोबोनी ने कांपते हुए कहा। उसकी भौंकने की आवाज बहुत दुखद है, ये कुत्ते की चीख है। उसे हैट्रस का शव मिल गया है। वे चारों अंधा कर देने वाली राख के बावजूद आगे बढ़े और एक जंगल के दूर के छोर पर पहुंचे,
जहां उन्होंने देखा कि कुत्ता ब्रिटिश झंडे में लिपटे एक शव के चारों ओर भौंक रहा था। हेट्रिस, हेट्रिस, डॉक्टर चिल्लाया और अपने दोस्त के शरीर पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही मिनट वो एक अवर्णनीय चीख के साथ उठा और चिल्लाया, जिंदा, जिंदा। हाँ, एक कमजोर आवाज ने कहा, हाँ, उत्तरी ध्रुव पर, क्वींस द्वीप पर जीवित हूँ। इंग्लैंड के लिए जयकार, सभी ने एक स्वर से चिल्लाया। और अमेरिका के लिए, क्लोबोनी ने एक हाथ हेटेरस की ओर और दूसरा हाथ अल्टामोंट की ओर बढ़ाते हुए कहा। डुक भी अपने हुर्रे के साथ पीछे नहीं था, जो अन्य हुर्रे के बराबर ही मूल्यवान था। कुछ मिनटों के लिए उनके कप्तान के ठीक होने की खुशी ने उनके दिलों को भर दिया और वे बेचारे अपने आंसू नहीं रोक सके। डॉक्टर ने जांच करने पर पाया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। हवा ने उसे किनारे पर फेंक दिया, जहां उतरना जोखिम भरा काम था, लेकिन एक से अधिक बार समुद्र में वापस धकेले जाने के बाद साहसी नाविक किसी तरह एक चट्टान पर चढ़ गया और धीरे धीरे खुद को लहरों से ऊपर उठा लिया। फिर वह बेहोश हो गया होगा, क्योंकि उसे अपने झंडे में खुद को लपेटने के अलावा और कुछ याद नहीं था। वह तभी होश में आया जब उसके वफादार डुक की तेज भौंकने और दुलारने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद हेटेरस डॉक्टर के सहारे खड़ा हो सका और नाव पर वापस जाने की कोशिश करने लगा। वह चिल्लाता रहा, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, अब तुम खुश हो? उसके दोस्त ने कहा। हाँ, खुश। और क्या तुम नहीं हो? क्या यहाँ खुद को पाकर खुशी नहीं हो रही है? जिस जमीन पर हम चलते हैं वह ध्रुव के चारों ओर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह हवा ध्रुव के चारों ओर बहती है। जिस समुद्र को हमने पार किया है वह समुद्र ध्रुव को धोता है। ओह, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। वो उत्तेजना से काफी पागल हो गया था और उसकी नसों में बुखार जल रहा था। उसकी आंखें अप्राकृतिक चमक से चमक रही थीं और उसका दिमाग जल रहा था। उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत थी, क्योंकि डॉक्टर उसे शांत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए शिविर लगाने का स्थान तुरंत निश्चित किया जाना चाहिए। अल्टामोंट ने जल्दी ही चट्टानों से बनी एक गुफा खोज निकाली, जो इस तरह गिरी हुई थी कि एक तरह की गुफा बन गई थी। जॉनसन और बेल ने भोजन सामग्री लाकर कुत्तों को आज़ाद कर दिया। लगभग 11 बजे नाश्ता, या यूं कहें कि रात का खाना, तैयार हो गया, जिसमें पेमिकिन, नमकीन मांस और धुआंधार गर्म चाय और कॉफ़ी शामिल थी। लेकिन हेटेरस तब तक कुछ नहीं करना चाहता था जब तक कि द्वीप की सही स्थिति का पता नहीं लग जाता, इसलिए डॉक्टर और अल्टामोंट ने अपने उपकरणों के साथ काम करना शुरू किया और पाया कि गुफा का सही अक्षांश 89 डिग्री 59 फीट 15 इंचेस था। देशांतर का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सभी मध्याह्न रेखाएं कुछ 100 फीट ऊपर मिल जाती थीं। उस समय 90 डिग्री अक्षांश केवल 3/4 मील दूर था, या ज्वालामुखी के शिखर के लगभग बराबर था। जब परिणाम हेटेरस को बताया गया, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज तैयार किया जाए तथा उसकी 2 प्रतियां बनाई जाएं, जिनमें से एक को द्वीप पर एक पत्थर के ढेर पर रखा जाए। क्लोबोनी लेखक थे और उन्होंने निम्नलिखित दस्तावेज लिखा, जिसकी एक प्रति अब लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अभिलेखागार में है। 11 जुलाई 1861 को उत्तरी अक्षांश 89 डिग्री 59 फीट 15 इंचेस पर लिवरपूल के ब्रिगेड फॉरवर्ड के कमांडर कैप्टन हेटेरस ने उत्तरी ध्रुव पर क्वींस आइलैंड की खोज की थी। उन्होंने और उनके सभी साथियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस किसी को भी ये दस्तावेज मिले, उससे अनुरोध है कि वो इसे एडमिरल्टी को भेज दे। हस्ताक्षर जॉन हेटेरस, कमांडर फॉरवर्ड का, डॉक्टर क्लोबोनी, अल्टामोंट, पोपोइस का कमांडर, जॉनसन, बोट्सवेन, घंटी, बढ़ई। और अब मित्रों, मेज पर आ जाओ, डॉक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मेज पर आकर तो बस जमीन पर बैठ जाना था। लेकिन कौन है? क्लोबोनी ने कहा, जो 89, 59 और 15 उत्तरी अक्षांश पर भोजन करने के लिए दुनिया के सभी टेबल और भोजन कक्ष नहीं देगा। ध्रुव पर यह पहला भोजन एक रोमांचक अवसर था, जो न तो प्राचीन लोग कर पाए थे, न आधुनिक लोग, न ही यूरोपीय, न ही अमेरिकी, न ही एशियाई लोग। वह अब हासिल हो गया था और सफलता की चमक में सभी पिछले कष्ट और संकट भूल गए थे। लेकिन
आखिरकार जॉनसन ने कहा, हेटेरस और उत्तरी ध्रुव के लिए उत्साहपूर्वक शराब पीने के बाद उत्तरी ध्रुव के बारे में ऐसा क्या खास है? क्या आप मुझे बताएंगे, मिस्टर क्लोबोनी? बस यही, मेरे अच्छे जॉनसन। ये पृथ्वी का एकमात्र बिंदु है जो स्थिर है, अन्य सभी बिंदु अत्यंत तेजी से घूम रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ लिवरपूल की तुलना में अधिक निश्चल हैं। क्योंकि दोनों मामलों में आप संबंधित पक्ष हैं, प्रस्ताव और बाकी दोनों में, लेकिन तथ्य निश्चित है। इसके बाद क्लोबोनी ने पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियों का वर्णन किया, एक अपनी धुरी के चारों ओर, जिसके छोर ध्रुव हैं, जो 24 घंटों में पूरी होती है, और दूसरी सूर्य के चारों ओर, जिसमें पूरा एक वर्ष लगता है। बेल और जॉनसन ने अविश्वासपूर्वक ये बात सुनी और यह नहीं समझ पाए कि पृथ्वी को स्थिर क्यों नहीं रहने दिया जा सकता, जब तक कि अल्टामोंट ने उन्हें यह नहीं बताया कि तब न तो दिन होगा, न रात, न ही वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। हाँ, और इससे भी बुरी बात यह है, क्लोबोनी ने कहा, यदि गति में बाधा पड़ गई तो हम 64.5 दिन में सीधे सूर्य की रोशनी में गिर जाएंगे। क्या गिरने में 64.5 दिन लगेंगे? जॉनसन ने कहा, हाँ, हम 95 मिलियन मील दूर हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ध्रुव स्थिर है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। ये केवल पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में ऐसा है, क्योंकि इसकी अपनी एक निश्चित गति है, और ये लगभग 26,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। यह विश्वों के पूर्वागमन से आता है। इस विषय पर अल्टामोंट और डॉक्टर के बीच एक लंबी और विद्वत्तापूर्ण बातचीत शुरू हुई। हालांकि बेल और जॉनसन के लाभ के लिए इसे यथासंभव सरल बनाया गया। हेटेरस ने इसमें कोई भाग नहीं लिया, और यहाँ तक कि जब वे पृथ्वी के केंद्र के बारे में अटकलें लगाने लगे तथा इसके संबंध में प्रस्तुत किए गए कई सिद्धांतों पर चर्चा करने लगे, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ये स्पष्ट था कि उसके विचार कहीं दूर थे। हमारे अपने दिनों में भी कई अन्य राय सामने आई थीं, जिसने अल्टामोंट को बहुत आश्चर्यचकित किया। यह माना जाता था कि ध्रुवों पर एक बहुत बड़ा छेद है जो पृथ्वी के हृदय में जाता है, और यह छेद ही है जिससे ऑरोरा बोरेलिस की रोशनी निकलती है। ये बात गंभीरता से कही गई थी, और हमारे अपने देशवासी कैप्टन सिनेस ने वास्तव में प्रस्ताव दिया था कि सर हम्फ्री डेवी, हम्बोल्ट और अरागो को इसके माध्यम से एक अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और यह बिल्कुल सही भी है, अल्टामोंट ने कहा। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन आप देखिए मेरे मित्रों, इन क्षेत्रों के बारे में कल्पना ने कैसी कैसी बेतुकी बातें गढ़ ली हैं, और कैसे देर सवेर सरल वास्तविकता सामने आ ही जाती है। माउंट हेटेरस। इस बातचीत के बाद वे सभी यथासंभव आरामदायक स्थिति में आ गए और सोने के लिए लेट गए। सभी सिवाय हेटेरस के, और यह असाधारण आदमी दूसरों की तरह क्यों नहीं सो सका? क्या अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो गया था? क्या उसने अपने सबसे साहसी प्रोजेक्ट को साकार नहीं किया था? वह आराम क्यों नहीं कर सकता था? वास्तव में क्या कोई यह नहीं सोच सकता था कि उसके तंत्रिका तंत्र पर जो दबाव पड़ा था, उसके बाद उसे आराम की इच्छा होगी? लेकिन नहीं, वो और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था, और वापस लौटने के विचार ने उसे इतना प्रभावित नहीं किया था। क्या वह अभी और आगे जाने पर तुला हुआ था? क्या यात्रा के लिए उसके जुनून की कोई सीमा नहीं थी? क्या दुनिया अब उसके लिए बहुत छोटी थी, क्योंकि वह उसका चक्कर लगा चुका था? चाहे जो भी कारण रहा हो, वह सो नहीं सका। फिर भी ध्रुव पर यह पहली रात साफ और शांत थी। द्वीप बिल्कुल निर्जन था। इस जलते हुए वातावरण में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा था। इन झुलसे हुए पत्थरों पर एक भी जानवर नहीं था। इन उबलते पानी में एक भी मछली नहीं थी। अगली सुबह जब अल्टामोंट और अन्य लोग जागे, तो हेटेरस जा चुका था। उसकी अनुपस्थिति से बेचैन महसूस करते हुए वे उसे खोजने के लिए गुफा से बाहर निकल गए। वहां वह एक चट्टान पर खड़ा था, पहाड़ की चोटी पर स्थिर दृष्टि से देख रहा था। उसके हाथ में उसके उपकरण थे, और वह स्पष्ट रूप से सटीक देशांतर और अक्षांश की गणना कर रहा था। डॉक्टर उसके पास गया और बोला, लेकिन उसे अपने गहन चिंतन से बाहर निकालने में उसे बहुत समय लग गया। आखिरकार कप्तान को समझ में आया, और क्लोबोनी ने कहा, जबकि उसने उसे एक गहरी जांच परख वाली नज़र से देखा, आइए हम द्वीप का चक्कर लगाएं।
हम सब अपने अंतिम भ्रमण के लिए तैयार हैं। आखिरी हेटरस ने दोहराया, मानो वह सपने में हो। हाँ, सचमुच आखिरी, लेकिन उसने और भी जोश के साथ कहा, सबसे अद्भुत। बोलते समय उन्होंने अपने दोनों हाथों को माथे पर दबाया, मानो वे अपने अंदर के उथल-पुथल को शांत कर रहे हों। तभी अल्टामोंट और अन्य लोग वहां आए, और उनके आने से ऐसा लगा जैसे वह भ्रम दूर हो गया हो जिसके कारण वह परेशान था। मेरे मित्रों, उन्होंने भावुक स्वर में कहा, आपके साहस के लिए धन्यवाद, आपकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद, आपके अलौकिक प्रयासों के लिए धन्यवाद, जिनके माध्यम से हमें इस धरती पर अपने पैर रखने की अनुमति मिली है। कप्तान जॉनसन ने कहा, हमने केवल आपके आदेशों का पालन किया है, ये सम्मान केवल आपको ही मिलता है। नहीं, नहीं, हेटरस ने भावनाओं के हिंसक विस्फोट के साथ कहा, आप सभी के लिए उतना ही जितना मेरे लिए। अल्टामोंट के लिए उतना ही जितना हम में से किसी के लिए, जितना डॉक्टर के लिए। ओह, मेरा दिल आपके हाथों में टूट जाए, यह अब अपनी खुशी और कृतज्ञता को रोक नहीं सकता। बोलते समय उन्होंने अपने बहादुर साथियों के हाथ पकड़ लिए और इस तरह इधर उधर घूमने लगे मानो उन्होंने सारा आत्मनियंत्रण खो दिया हो। बेल ने कहा, हमने केवल अंग्रेज होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है। और दोस्तों के रूप में, क्लोबोनी ने कहा। हाँ, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया, हेटेरस ने जवाब दिया, कुछ ने रास्ता छोड़ दिया। हालांकि हमें उन्हें माफ करना चाहिए, गद्दारों और उनके द्वारा बहकाए गए लोगों दोनों को माफ करना चाहिए। बेचारे लोग, मैं उन्हें माफ करता हूँ। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर? हाँ, क्लोबोनी ने उत्तर दिया, अपने मित्र की उत्तेजना से वह गंभीर रूप से असहज होने लगा। इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, कप्तान ने आगे कहा, कि वे वह थोड़ी सी दौलत खो दे जिसकी तलाश में वे इतनी दूर आए हैं। नहीं, मूल समझौता अपरिवर्तित रहेगा और वे अमीर हो जाएंगे अगर वे कभी फिर से इंग्लैंड जाएं। हेटेरस ने जिस दयनीय स्वर में यह बात कही, उससे प्रभावित हुए बिना रहना कठिन होता। लेकिन कप्तान जॉनसन ने मजाक करते हुए बीच में टोकते हुए कहा, कोई सोचेगा कि आप अपनी वसीयत बना रहे हैं। शायद मैं हूँ, हेटेरस ने गंभीरता से कहा, और फिर भी आपके सामने गौरव का एक लंबा उज्ज्वल करियर है। जवाब मिला, कौन जानता है। किसी ने उत्तर नहीं दिया और डॉक्टर को उसके आशय का अनुमान लगाने का साहस नहीं हुआ, लेकिन हेटेरस ने शीघ्र ही उन्हें समझा दिया, क्योंकि उसने शीघ्रतापूर्वक उत्तेजित भाव से कहा, मानो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मेरी बात सुनो। हमने पहले ही बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उसके साथियों ने उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने फिर कहा, हाँ, हम ध्रुव के करीब हैं, लेकिन हम उस पर नहीं हैं। अल्टामोंट ने कहा, आपने ये कैसे पता लगाया? हाँ, हेटेरस ने जोश से कहा, मैंने कहा था कि एक अंग्रेज को दुनिया के ध्रुव पर अपना पैर रखना चाहिए। मैंने कहा था, और एक अंग्रेज को ऐसा करना चाहिए। क्या? क्लोबोनी चिल्लाया, हम अभी भी अज्ञात बिंदु से 45 दूर हैं, हेटेरस ने बढ़ती हुई उत्तेजना के साथ कहा, और मैं उस बिंदु तक जाऊंगा। लेकिन ये तो ज्वालामुखी के शिखर पर है, डॉक्टर ने कहा। मैं जाऊंगा, यह एक दुर्गम शंकु है। मैं जाऊंगा, लेकिन ये तो एक विशाल अग्नि गड्ढा है। मैं जाऊंगा। हेटेरस ने जिस दृढ़ता के साथ इन शब्दों का उच्चारण किया, उसका वर्णन करना असंभव है। उसके मित्र अचंभित हो गए और आग की लपटों में जलते पहाड़ को देखकर भयभीत हो गए। आखिरकार डॉक्टर ने खुद को संभाला और हेटेरस से आग्रह किया कि वह अपनी परियोजना को त्याग दे। उसने अपने दिल की हर कोशिश की, विनम्र प्रार्थनाओं से लेकर दोस्ताना धमकियों तक, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कप्तान पर एक तरह का उन्माद छा गया था, पोल के बारे में एक पूर्ण एकाकीपन। हिंसक उपायों के अलावा कुछ भी उसे विनाश से नहीं रोक सकता था, लेकिन डॉक्टर इन्हें तब तक अपनाने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि चरम सीमा पर न पहुंच जाना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्हें विश्वास था कि भौतिक असंभवताएं, असाध्य बाधाएं उनकी आगे की प्रगति में बाधक होंगी, और इस बीच सभी विरोधों को निरर्थक पाते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है, चूंकि आप इसी पर अड़े हुए हैं, तो हम भी चलेंगे। हाँ, हेटेरस ने उत्तर दिया, पहाड़ पर आधे रास्ते तक, लेकिन उससे एक कदम आगे नहीं।
तुम्हें पता है कि तुम्हें कब्र में रखे दस्तावेज की प्रति इंग्लैंड वापस ले जानी है। हाँ, लेकिन ये तय हो गया है, हेटेरस ने एक दबंग लहजे में कहा, और चूंकि एक दोस्त की प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं होंगी, इसलिए कप्तान आदेश देता है। डॉक्टर ने अधिक जोर नहीं दिया और कुछ ही मिनटों बाद दुख के साथ छोटा सा दल निकल पड़ा। जब उन्होंने कठिन चढ़ाई शुरू की तो लगभग 8 बजे थे। आसमान शानदार था और थर्मामीटर का तापमान 52 डिग्री पर था। हेटेरस और उसका कुत्ता सबसे पहले गए, उनके पीछे पीछे अन्य लोग भी गए। मुझे डर लग रहा है, जॉनसन ने डॉक्टर से कहा। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम यहीं हैं। यह अनोखा छोटा द्वीप हाल ही में बना हुआ प्रतीत होता है और स्पष्ट रूप से लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम था। चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ढीली पड़ी थीं और यह आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने अपना संतुलन कैसे बनाए रखा। सख्ती से कहें तो पहाड़ केवल ऊंचाई से फेंके गए पत्थरों का ढेर था और चट्टानों का वह ढेर जिससे द्वीप बना था, स्पष्ट रूप से धरती की आंत से निकला था। वास्तव में पृथ्वी की तुलना गोलाकार आकार के एक विशाल कड़ाहे से की जा सकती है, जिसमें केंद्रीय अग्नि के प्रभाव से अपार मात्रा में वाष्प उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी को विस्फोटित कर देती यदि बाहर सुरक्षा वाल्व न लगे होते। ये सुरक्षा कवच ज्वालामुखी हैं, जब एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और ध्रुवों पर, जहां पृथ्वी की परती चपटी होने के कारण पतली है, वहां ये आश्चर्य की बात नहीं है कि समुद्र तल के किसी भाग के अचानक ऊपर उठने से ज्वालामुखी बन जाए। डॉक्टर हेटेरस का पीछा करते हुए द्वीप की सभी विशेषताओं का बारीकी से अनुसरण कर रहे थे और पानी की अनुपस्थिति से उनके हाल ही में इसके निर्माण के बारे में उनके विचार की पुष्टि हुई। अगर यह सदियों से अस्तित्व में था तो इसके सीने से थर्मल स्प्रिंग्स बहते होंगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, चढ़ाई और भी कठिन होती गई, क्योंकि पहाड़ के किनारे लगभग लंबवत थे और उन्हें गिरने से बचाने के लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता थी। स्कोरिया और राख के बादल बार बार उनके चारों ओर चक्कर लगाते, जिससे उन्हें दम घुटने का खतरा होता या लावा की धारें उनके मार्ग को रोक देतीं। जिन भागों में ये धारें क्षैतिज रूप से बहती थीं, उनका बाहरी हिस्सा सख्त हो गया था, जबकि नीचे उबलता हुआ लावा था और यात्रियों को हर कदम पहले लोहे की नोक वाली छड़ी से जांचना पड़ता था ताकि अचानक उबलते तरल में न डूब जाएं। बीच बीच में लाल गर्म चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े गड्ढे से बाहर उछलते और बम के गोले की तरह हवा में फटते, जिससे मलबा सभी दिशाओं में दूर दूर तक बिखर जाता। हालांकि हेटेरस ने अपनी लाठी की मदद की परवाह न करते हुए आश्चर्यजनक चपलता के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ ली। वो कुछ ही देर में एक गोलाकार चट्टान पर पहुंच गया, जो लगभग 10 फीट चौड़ी एक तरह की पठारी चट्टान थी। उबलते लावा की एक नदी उसे चारों ओर से घेरे हुए थी, सिवाय एक हिस्से के जहां वह एक ऊंची चट्टान की ओर मुड़ जाती थी, जिससे एक संकरा रास्ता निकलता था, जिसके माध्यम से हेटेरस निडर होकर गुजरता था। यहाँ वह रुका और उसके साथी किसी तरह उसके साथ फिर से जुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से उस दूरी को नाप रहा था जो उसे अभी पार करनी थी। क्षैतिज रूप से वह क्रेटर के शीर्ष से 200 गज से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से उसे लगभग 3 गुना दूरी तय करनी थी। चढ़ाई में पहले ही 3 घंटे लग चुके थे। हेटेरस में थकान का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, जबकि अन्य लगभग थक चुके थे। ज्वालामुखी का शिखर दुर्गम दिखाई दिया और डॉक्टर ने किसी भी कीमत पर हेटेरस को आगे बढ़ने से रोकने का निश्चय किया। उसने पहले तो कोमल तरीके आजमाए, लेकिन कप्तान का उत्साह तेजी से उन्माद में बदल रहा था। चढ़ाई के दौरान पागलपन के लक्षण और भी स्पष्ट हो गए थे और कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था जो उसके पिछले इतिहास के बारे में कुछ भी जानता था। हेटेरस, डॉक्टर ने कहा, ये बहुत हो गया, हम आगे नहीं जा सकते। तो रुको, उसने अजीब तरह से बदली हुई आवाज में जवाब दिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, ये बेकार है, आप पहले से ही ध्रुव पर हैं। नहीं नहीं, और ऊंचा और ऊंचा। मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं हूँ, डॉक्टर क्लोबोनी। ऊंचा ऊंचा, पागल आदमी ने दोहराया। बहुत अच्छा, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, बस इतना ही।
उसने अभी ये शब्द कहे ही थे कि हेटेरस एक अलौकिक प्रयास से उबलते लावा के ऊपर से कूद गया और अपने साथियों की पहुंच से बाहर हो गया। हर किसी के मुंह से भय की चीख फूट पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि बेचारा कप्तान उस आग की खाई में मर गया होगा, लेकिन वह दूसरी तरफ सुरक्षित था। उसके साथ उसका वफादार डुक था, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह तेजी से धुएं के एक पर्दे के पीछे गायब हो गया, और उन्होंने दूर से उसकी आवाज धीमी होती हुई सुनी, चिल्लाते हुए, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, माउंट हेटेरस की चोटी पर। माउंट हेटेरस को याद रखें, उसका पीछा करना असंभव था, आग की लपटों को पार करना असंभव था, और उसके चारों ओर से निकल पाना भी उतना ही असंभव था। अल्टामोंट वास्तव में प्रयास करने के लिए पागल था, और निश्चित रूप से उसकी जान चली जाती अगर दूसरों ने उसे मुख्य बल से नहीं रोका होता। हेट्रस, हेट्रस, डॉक्टर चिल्लाया, लेकिन डुक की हल्की भौंकने की आवाज के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी। बीच बीच में, हालांकि, धुएं के बादलों और राख की बौछारों के बीच से उसकी एक झलक मिल जाती थी। कभी उसका सिर, कभी उसका हाथ दिखाई देता, फिर वह फिर से नजरों से ओझल हो जाता, और कुछ मिनट बाद उसे चट्टानों से चिपके हुए ऊपर देखा जाता। हवा में ऊपर की ओर उठती वस्तुओं की असाधारण तेजी के साथ उसका आकार लगातार घटता जाता। आधे घंटे में वह अपने आकार का आधा ही रह गया। हवा में ज्वालामुखी की गहरी गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी और पहाड़ हिल रहा था। बीच बीच में पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दे रही थी और यात्रियों को कोई बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से उछलकर नीचे ध्रुवीय बेसिन में समाती हुई दिखाई दे रही थी। हेटेरस ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपने देश का झंडा अपने डंडे से बांधकर सीधे आगे बढ़ गया। उसके डरे हुए दोस्तों ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी और उसे धीरे धीरे सूक्ष्म आकार में सिमटते देखा, जबकि डुक एक बड़े चूहे से बड़ा नहीं लग रहा था। फिर एक पल के लिए बहुत चिंता की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि हवा ने उन पर आग की एक बड़ी चादर गिरा दी थी, और वे लाल चमक के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। डॉक्टर के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकली, लेकिन एक पल बाद ही हेट्रस फिर से प्रकट हुआ, अपना झंडा लहराते हुए। पूरे 1 घंटे तक ये भयावह दृश्य चलता रहा, अस्थिर ढीली चट्टानों और राख के दलदल से जूझता हुआ 1 घंटा, जिसमें साहसी पर्वतारोही कमर तक डूब गया। कभी कभी वे उसे सनकरी, जटिल घुमावदार पगडंडियों पर घुटनों और कमर के बल चट्टानों पर टिककर ऊपर चढ़ते हुए देखते थे, और कभी कभी वह किसी तीखी चट्टान पर दोनों हाथों से लटकता हुआ, मुरझाए हुए गुच्छे की तरह इधर उधर झूलता हुआ दिखाई देता था। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जो गड्ढे का मुहाना था। यहाँ डॉक्टर को उम्मीद थी कि वह मुग्ध व्यक्ति किसी तरह रुक जाएगा, और शायद अपने होश में आ जाएगा, और खुद को नीचे उतरने के अलावा किसी और खतरे में नहीं डालेगा। एक बार फिर वह चिल्लाया, हेट्रस, हेट्रस। उसके स्वर में इतनी करुणा थी कि अल्टामोंट की अंतरात्मा द्रवित हो उठी। मैं उसे बचा लूंगा, उसने कहा, और इससे पहले कि क्लोबोनी उसे रोक पाता, उसने एक छलांग में आग की धार को पार कर लिया, और चट्टानों के बीच से गायब हो गया। इस बीच हेटेरस एक चट्टान पर चढ़ गया था जो गड्ढे के ऊपर लटक रही थी, और पत्थरों की बौछार के बीच अपना झंडा लहराता हुआ खड़ा था जो उस पर बरस रहे थे। डुक उसके बगल में था, लेकिन बेचारा जानवर खाई के इतने करीब होने से चक्कर खा रहा था। हेटेरस ने एक हाथ में अपनी छड़ी को संतुलित किया, तथा दूसरे हाथ से उस सटीक गणितीय बिंदु को ढूंढने का प्रयास किया जहां पृथ्वी की सभी देशांतर रेखाएं मिलती हैं, वह बिंदु जहां अपना पैर रखना उसका महान उद्देश्य था। अचानक चट्टान ढह गई और वह गायब हो गया। उसके साथियों की चीखें पहाड़ की चोटी तक गूंज उठीं। क्लोबोनी को लगा कि उसका दोस्त मर गया है और हमेशा के लिए ज्वालामुखी की गहराई में दफन हो गया है। 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड, हालांकि यह एक युग बीत गया था, और वहां अल्टामोंट और कुत्ता बदकिस्मत हेट्रस को पकड़े हुए थे। आदमी और कुत्ते ने उसे उसी क्षण पकड़ लिया था जब वह रसातल में गायब हो गया था। हेटेरस बच गया, खुद के बावजूद बच गया, और आधे घंटे बाद वह अपने निराश साथियों की बाहों में बेहोश पड़ा रहा। जब वह होश में आया, तो डॉक्टर ने अवाक पीड़ा से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसकी आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं थी। यह एक अंधे आदमी की आंख थी,
जो बिना देखे ही देखता रहता है। हे भगवान, जॉनसन ने कहा, वह अंधा है। नहीं, क्लोबोनी ने उत्तर दिया, नहीं मेरे बेचारे दोस्तों, हमने केवल हैट्रस का शरीर बचाया है, उसकी आत्मा ज्वालामुखी के शीर्ष पर रह गई है। उसकी बुद्धि चली गई है। जॉनसन और अल्टामोंट ने घबराहट में कहा, पागल पागल, डॉक्टर ने जवाब दिया और उसके गालों पर बड़ी बड़ी आंसू बहने लगे। दक्षिण की ओर लौटें। कैप्टन हेटेरस के साहसिक कारनामों के इस दुखद अंत के 3 घंटे बाद पूरा दल एक बार फिर गुफा में वापस आ गया। क्लोबोनी से उनकी राय पूछी गई कि क्या करना सबसे अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, उसने कहा, हम इस द्वीप पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, समुद्र खुला है और हमारे पास पर्याप्त भोजन है। हमें तुरंत चलना चाहिए और बिना किसी देरी के फोर्ट प्रोविडेंस वापस जाना चाहिए, जहां हमें सर्दी बितानी होगी। यही मेरी भी राय है, अल्टामोंट ने कहा। हवा अनुकूल है, इसलिए कल हम समुद्र में उतरेंगे। दिन गहरी निराशा में बीता। कप्तान की पागलपन एक बुरा शगुन था और जब वे वापसी यात्रा के बारे में बात करने लगे तो डर के मारे उनके दिल धड़कने बंद हो गए। उन्हें अपने नेता की निडर भावना की कमी खल रही थी। हालांकि बहादुर पुरुषों की तरह उन्होंने तत्वों के साथ और खुद के साथ नए सिरे से लड़ाई के लिए तैयार किया, अगर कभी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली और तंबू तथा उसका सारा सामान जहाज पर ले आए। लेकिन इन चट्टानों को छोड़कर कभी वापस न लौटने से पहले डॉक्टर ने हैट्रस के इरादों को पूरा करते हुए उसी जगह पर एक पत्थर का ढेर बनवाया जहां से बेचारा आदमी किनारे पर कूदा था। यह एक के ऊपर एक रखे गए बड़े बड़े ब्लॉकों से बना था, ताकि ज्वालामुखी के विस्फोटों के दौरान भी ये पूरी तरह से दिखाई देने वाला एक मील का पत्थर बना रहे। एक तरफ के पत्थर पर बेल ने सरल शिलालेख उकेरा। जॉन हैटेरस, उत्तरी ध्रुव की खोज को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रतिलिपि को एक टिन के लोहे के सिलेंडर में बंद करके उन रेगिस्तानी चट्टानों के बीच मूक गवाह के रूप में रखने के लिए एक टीले में रख दिया गया था। ये सब करने के बाद चारों आदमी और कप्तान, जो एक बेचारे शरीर और आत्मा के बिना थे, वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ वफादार डुक भी था, जो उदास और निराश हो गया था। तंबू से एक नया पाल बनाया गया और लगभग 10 बजे छोटी नाव हवा से पहले रवाना हुई। वह जल्दी से आगे बढ़ गई और उसे बहुत सारा खुला पानी मिल गया। ध्रुव तक पहुंचने की तुलना में उससे दूर जाना निश्चित रूप से आसान था, लेकिन हेटेरस को कुछ भी पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह नाव में पूरी तरह से चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी आंखें बेजान थीं और हाथ मुड़े हुए थे और डुक उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। क्लोबोनी ने बार बार उससे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। 15 तारीख को उन्हें अल्टामोंट बंदरगाह दिखाई दिया, लेकिन चूंकि समुद्र तट के चारों ओर खुला था, इसलिए उन्होंने स्लेज से न्यू अमेरिका को पार करने के बजाय पानी के रास्ते विक्टोरिया खाड़ी तक जाने का निर्णय लिया। यात्रा आसान और तेज थी। 1 हफ्ते में उन्होंने वह काम पूरा कर लिया जो स्लेज में 2 हफ्ते में पूरा हुआ था, और 23 तारीख को उन्होंने विक्टोरिया खाड़ी में लंगर डाला। जैसे ही नाव को तेज किया गया, वे सभी फोर्ट प्रोविडेंस की ओर तेजी से बढ़े। लेकिन उनकी आंखों के सामने तबाही का क्या मंजर था। डॉक्टर हाउस, स्टोर, बारूद पत्रिका, किलेबंदी, सब कुछ पिघल गया था और खाने पीने के सामान को जानवरों ने लूट लिया था। नाविकों की आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और वे फोर्ट प्रोविडेंस में अपने भंडार को फिर से भरने के बारे में सोच रहे थे। अब वहां सर्दियां बिताना असंभव था और उन्होंने सबसे छोटे रास्ते से बफिन की खाड़ी तक पहुंचने का फैसला किया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्लोबोनी ने कहा। बफिन की खाड़ी 600 मील से ज्यादा दूर नहीं है। जब तक हमारे जहाज के नीचे पर्याप्त पानी है, हम नौकायन कर सकते हैं और जोन्स साउंड तक पहुंच सकते हैं और फिर डेनिश बस्तियों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अल्टामोंट ने कहा, चलो जो भोजन बचा है उसे इकट्ठा करें और तुरंत चलें। गहन खोज के बाद यहाँ वहाँ बिखरे हुए पेमिकिन के कुछ डिब्बे और संरक्षित मांस के 2 बैरल मिले, जो कुल मिलाकर 6 सप्ताह के लिए पर्याप्त थे, और पाउडर की अच्छी आपूर्ति। इसे जल्द ही इकट्ठा किया गया और जहाज पर लाया गया
और शेष दिन स्लूप को सील करने और उसे अच्छी स्थिति में रखने में व्यतीत किया गया। अगली सुबह वे फिर से समुद्र में निकल पड़े। यात्रा में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बर्फ के बहाव को आसानी से टाला जा सकता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने सोचा कि देरी की आशंका के चलते राशन को आधा ही रखना उचित होगा। यह कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि किसी के पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं था और सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ थे। इसके अलावा उन्हें थोड़ी बहुत शूटिंग भी मिली और वे बत्तख, हंस, गिलमोट या समुद्री कबूतर पकड़ लाए। वे अपने लिए भरपूर पानी जुटा पाए, क्योंकि वे तट के पास रहते हुए लगातार ताजे पानी के हिमखंडों में गिरते रहे और इतनी कमजोर नाव में खुले समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साल के उस समय थर्मामीटर पहले से ही लगातार हिमांक बिंदु से नीचे था। बार बार होने वाली बारिश बर्फबारी में बदल गई और मौसम उदास हो गया। हर दिन सूरज क्षितिज से नीचे डूबता गया और 30 तारीख को कुछ मिनटों के लिए वह पूरी तरह से नजर से ओझल हो गया। हालांकि छोटा जहाज बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वे जानते थे कि अगर उन्हें मजबूरन जमीन पर यात्रा करनी पड़े तो इसमें कितनी थकान और बाधाएं आ सकती हैं, और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जल्द ही खुला पानी ठोस जमीन में तब्दील हो जाएगा। पहले से ही युवा बर्फ जमनी शुरू हो गई थी। इन ऊंचे अक्षांशों में न तो वसंत होता है और न ही पतझड़, गर्मी के तुरंत बाद सर्दी आती है। 31 तारीख को पहली बार तारे आसमान में चमके और उसके बाद से लगातार कोहरा छाया रहा, जिससे आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न हुई। डॉक्टर सर्दी के आने के इन बढ़ते संकेतों से बहुत बेचैन हो गए। उन्हें पता था कि सर जॉन रॉस को अपने जहाज से उतरने के बाद किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और बफिन की खाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ी थी, और आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा और जहाज पर चौथी सर्दी बितानी पड़ी। आश्रय, भोजन और ईंधन के मामले में ये काफी बुरा था, लेकिन अगर फॉरवर्ड के बचे हुए लोगों पर ऐसी कोई आपदा आती, तो अगर उन्हें रुकना पड़ता या वापस लौटना पड़ता, तो वे खो जाते। डॉक्टर ने अपने साथियों को अपनी चिंताओं के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उनसे केवल इतना कहा कि वे यथासंभव पूर्व की ओर चले जाएं। आखिरकार 30 दिनों की सहनीय तेज नौकायन के बाद और बढ़ती हुई बर्फ के साथ 48 घंटों तक संघर्ष करने के बाद और कमजोर नाव को 100 बार जोखिम में डालने के बाद नाविकों ने खुद को हर तरफ से अवरुद्ध पाया। आगे बढ़ना असंभव था, क्योंकि समुद्र हर दिशा में जम गया था और थर्मामीटर 0 से केवल 15 डिग्री ऊपर था। अल्टामोंट ने अत्यंत सटीकता के साथ गणना की और पाया कि वे 77 डिग्री 15 अक्षांश और 85 डिग्री 2 देशांतर पर थे। तो ये हमारी सही स्थिति है, डॉक्टर ने कहा। हम साउथ लिंकन में हैं, केप ईडन के पास, और जोन्स साउंड में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ी और किस्मत के साथ हमें बफिन की खाड़ी तक खुला पानी मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे बेचारे हेट्रस को पहले ही नौगम्य समुद्र मिल जाता, तो वह जल्दी ध्रुव तक पहुंच जाता। उसके आदमी उसे छोड़कर नहीं जाते और उसका दिमाग भयानक परीक्षण के दबाव में काम नहीं करता। तो फिर, मुझे लगता है, अल्टामोंट ने कहा, हमारा एकमात्र रास्ता नाव को छोड़ना और स्लेज से लिंकन के पूर्वी तट तक जाना है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लिंकन को पार करने के बजाय जोन्स साउंड से होकर दक्षिण डेवोन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लैनकेस्टर साउंड के जितना करीब पहुंचेंगे, विलर्स से मिलने की हमारी संभावना उतनी ही अधिक होगी। आप सही हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या बर्फ इतनी ठोस है कि यह काम संभव हो सके। हम कोशिश करेंगे, क्लोबोनी ने उत्तर दिया। छोटे जहाज को खाली कर दिया गया और स्लेज को फिर से जोड़ दिया गया। सभी हिस्से अच्छी हालत में थे, इसलिए अगले दिन कुत्तों को बांध दिया गया और वे बर्फ के मैदान तक पहुंचने के लिए तट के साथ साथ चल पड़े, लेकिन अल्टामोंट की राय सही साबित हुई। वे जोन्स साउंड से आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें तट के साथ लिंकन तक जाना पड़ा। अंततः 24 तारीख को उन्होंने उत्तरी डेवोन में कदम रखा। अब, क्लोबोनी ने कहा, हमें बस इसे पार करना है और लैनकास्टर साउंड के प्रवेश द्वार पर केप वारेंडर तक पहुंचना है। लेकिन मौसम भयावह और बहुत ठंडा हो गया। बर्फीले तूफान फिर से सर्दी के साथ वापस आ गए
और यात्री उनसे निपटने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनके खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था और अब राशन को 1/3 तक कम करना पड़ा ताकि कुत्तों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सके। जमीन की प्रकृति ने थकान को और बढ़ा दिया। उत्तरी डेवोन बहुत जंगली और ऊबड़-खाबड़ है और ट्राउटा पहाड़ों के पार का रास्ता मुश्किल घाटियों से होकर जाता है। पूरी पार्टी पुरुष, कुत्ते और स्लेज को अक्सर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे मौसम के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते थे। एक से अधिक बार बहादुर छोटे दल पर निराशा छा गई। वे साहसी थे और ध्रुवीय कष्टों के आदी थे। हालांकि उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुके थे। 30 अगस्त तक वे इन जंगली पहाड़ों से निकलकर एक मैदान में नहीं पहुंचे थे, जो ऐसा प्रतीत होता था कि किसी दूर के काल में ज्वालामुखी क्रिया के कारण उलट गया था और उसमें कंपन हुआ था। यहाँ कुछ दिन आराम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यात्री एक पैर के पीछे दूसरा पैर नहीं रख सकते थे और 2 कुत्ते थकान से मर चुके थे। किसी भी दल में से कोई भी तंबू लगाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक हिमखंड के पीछे शरण ली। अब खाद्यान्न इतने कम हो गए थे कि उनके पास कम राशन होने के बावजूद केवल 1 सप्ताह के लिए ही भोजन बचा था। बेचारे लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई थी। अल्टामोंट, जिसने दूसरों के प्रति महान निस्वार्थता और समर्पण का प्रदर्शन किया था, ने अपनी डूबती हुई ऊर्जा को जगाया तथा अपने साथियों के लिए भोजन खोजने के लिए बाहर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी बंदूक ली, दुख कहा और बाकी लोगों की नज़रों से बचते हुए चला गया। वो लगभग 1 घंटे से अनुपस्थित था और उस दौरान केवल एक बार ही उन्होंने उसकी बंदूक की आवाज़ सुनी थी और अब वो खाली हाथ वापस आ रहा था, लेकिन भाग रहा था, मानो भयभीत हो। क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। वहाँ नीचे, बर्फ के नीचे, अल्टामोंट ने कहा, जैसे वह डरा हुआ हो और एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। क्या? पुरुषों का एक पूरा दल, जीवित, मृत जमे हुए और यहाँ तक कि उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर अकथनीय भय का भाव उभर आया। इस घटना से डॉक्टर और अन्य लोग इतने उत्तेजित हो गए कि वे किसी तरह उठे और अल्टामोंट के पीछे पीछे उस स्थान की ओर चले गए जिसे उसने बताया था। वे जल्द ही एक खड्ड के नीचे एक संकरी जगह पर पहुंच गए और वहां क्या नज़ारा था! पहले से ही अकड़ चुकी लाशें बर्फ की एक घुमावदार चादर में आधी दबी पड़ी थीं। यहाँ एक पैर दिखाई दे रहा था, वहाँ एक हाथ, और वहाँ सिकुड़े हुए हाथ और कठोर चेहरे, क्रोध और निराशा के भावों से भरे हुए। डॉक्टर उन्हें करीब से देखने के लिए नीचे झुका, लेकिन तुरंत पीला और उत्तेजित होकर पीछे हट गया, जबकि डोक अशुभ रूप से भौंकने लगा। भयानक, भयानक, उन्होंने कहा। यह क्या है? जॉनसन ने पूछा। क्या तुम उन्हें नहीं पहचानते? आपका क्या मतलब है? देखो और देखो। ये स्पष्ट था कि यह घाटी हाल ही में ठंड, निराशा और भूख से होने वाले भयंकर संघर्ष का दृश्य थी, क्योंकि कुछ भयानक अवशेषों से यह स्पष्ट था कि बेचारे लोग मानव मांस खा रहे थे, शायद तब भी जब वे गर्म और धड़क रहे थे, और उनमें से डॉक्टर ने शेंडन, पेन और फॉरवर्ड के दुर्भाग्यपूर्ण चालक दल को पहचाना। उनकी ताकत खत्म हो गई थी, भोजन समाप्त हो गया था, उनकी नाव टूट गई थी, शायद हिमस्खलन से या किसी खाई में डूब गई थी, और वे खुले समुद्र का लाभ नहीं उठा सकते थे, या शायद वे इन अज्ञात महाद्वीपों पर भटकते हुए अपना रास्ता खो चुके थे। इसके अलावा विद्रोह की उत्तेजना में निकले लोगों के लंबे समय तक एकजुट रहने की संभावना नहीं थी। विद्रोह के नेता के पास एक संदिग्ध शक्ति होती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेंडन का अधिकार जल्द ही समाप्त हो गया था। जो भी हो, ये स्पष्ट था कि चालक दल इस अंतिम भयानक आपदा से पहले कष्ट और निराशा की पीड़ा से गुजरा था, लेकिन उनके दुखों का रहस्य ध्रुवीय बर्फ के नीचे उनके साथ ही दफन है। डॉक्टर ने कहा, चले जाओ, चले जाओ, अपने साथियों को घटनास्थल से घसीटते हुए। भय ने उन्हें क्षणिक शक्ति दी, और उन्होंने 1 मिनट भी रुके बिना अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। निष्कर्ष: अभियान के बचे हुए लोगों पर जो दुर्भाग्य आए, उनका वर्णन करना बेकार होगा।
यहाँ तक कि वे लोग भी पिछले अध्याय में वर्णित भयानक खोज के बाद के सप्ताह में हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण नहीं दे पाए। हालांकि 9 सितंबर को असाधारण प्रयासों से वे आखिरकार उत्तरी डेवोन के सबसे दूर के बिंदु केप हॉसबर्ग पहुंच गए। वे पूरी तरह से भूखे थे। 48 घंटों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उनका आखिरी भोजन उनके आखिरी एस्क्विमॉक्स कुत्ते का मांस था। बेल आगे नहीं जा सका और जॉनसन को लगा कि वह मर रहा है। वे बफिन की खाड़ी के तट पर थे, जो अब आधी जम चुकी थी, यानी यूरोप की सड़क पर, और 3 मील दूर लहरें बर्फ के मैदान के तीखे किनारों पर बिना आवाज के टकरा रही थीं। यहाँ उन्हें वेला के दिखने का इंतजार करना होगा, और कितने समय तक। लेकिन भगवान को उन बेचारे लोगों पर दया आ गई, क्योंकि अगले ही दिन अल्टामोंट ने क्षितिज पर एक पाल को स्पष्ट रूप से देखा। हर कोई जानता है कि इस तरह के दिखने के बाद कितना कष्टदायक रहस्य होता है, और यह कितना भयानक भय होता है कि कहीं ये झूठी उम्मीद न साबित हो जाए। जहाज बारी बारी से पास आता और पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है, और अक्सर ठीक उसी समय जब बेचारे बचे हुए लोग सोचते हैं कि वे बच गए हैं, पाल गायब होने लगता है और जल्द ही नजरों से ओझल हो जाता है। डॉक्टर और उनके साथी इन सभी अनुभवों से गुजरे। वे एक दूसरे को उठाकर और धकेलकर बर्फ के मैदान की पश्चिमी सीमा तक पहुंचने में सफल रहे, और उन्होंने जहाज को धीरे धीरे अपनी नजरों से ओझल होते देखा, बिना उन्हें देखे, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद। तभी डॉक्टर को एक सुखद प्रेरणा मिली। उनकी उर्वर प्रतिभा, जिसने कई बार उनकी अच्छी सेवा की थी, ने उन्हें एक आखिरी विचार दिया। धारा द्वारा बहाया गया एक हिमखंड बर्फ के मैदान से टकराया, और क्लोबोनी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये तैरता हुआ पिंड। उसके साथी समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब था। चलो हम इस पर चल पड़ें। चलो हम इस पर चल पड़ें। ओह मिस्टर क्लोबोनी, मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। बेल अल्टामोंट की सहायता से जल्दी से स्लेज के पास गया और एक डंडा वापस लाया, जिसे उसने मस्तूल की तरह बर्फ पर मजबूती से चिपका दिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। पाल बनाने के लिए तंबू को फाड़ दिया गया, और जैसे ही कमजोर बेड़ा तैयार हुआ, बेचारे लोग उस पर कूद पड़े और खुले समुद्र में निकल गए। 2 घंटे बाद, अभूतपूर्व प्रयासों के बाद, फॉरवर्ड के बचे हुए लोगों को डेविस स्ट्रेट्स के रास्ते पर एक डैनिश वेला, हैंस क्रिश्चियन द्वारा उठाया गया। वे मनुष्यों की तुलना में भूतों की तरह अधिक थे, और उनकी पीड़ा का दृश्य ही पर्याप्त था। यह अपनी कहानी खुद बयां करता है, लेकिन कप्तान ने उन्हें इतनी हार्दिक सहानुभूति के साथ प्राप्त किया और उन पर इतनी देखभाल और दयालुता बरसाई कि वह उन्हें जीवित रखने में सफल रहा। 10 दिन बाद क्लोबोनी, जॉनसन, बेल, अल्टामोंट और कैप्टन हेट्रस डेनमार्क के एक द्वीप, जीलैंड के कोर्सम में उतरे। वे स्टीमर से कील गए और वहां से अल्टोना और हैम्बर्ग से लंदन पहुंचे, जहां वे उसी महीने की 13 तारीख को पहुंचे, जहां वे अपनी लंबी तकलीफों से मुश्किल से उबर पाए थे। क्लोबोनी की पहली चिंता रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से अनुरोध करना था कि वो उनसे एक संदेश प्राप्त करे। तदनुसार उन्हें अगले सत्र में शामिल किया गया, और कोई भी विद्वान सभा के आश्चर्य और हेट्रस के दस्तावेज को पढ़कर उत्पन्न उत्साही तालियों की कल्पना कर सकता है। अंग्रेजों में भौगोलिक खोज का जुनून है, चाहे वह सरदार हो या कॉकनी, व्यापारी हो या फिर गोदी में काम करने वाला मजदूर, और इस शानदार खोज की खबर टेलीग्राफ के तारों के जरिए तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। सभी अखबारों ने हेटेरस की प्रशंसा शहीद के तौर पर की और हर अंग्रेज को उस पर गर्व था। डॉक्टर और उनके साथियों को लॉर्ड चांसलर द्वारा महारानी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का सम्मान प्राप्त हुआ, तथा सभी ओर से उनका सम्मान किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया। सरकार ने क्वींस आइलैंड, माउंट हेटेरस और अल्टामोंट हार्बर के नामों की पुष्टि की। अल्टामोंट अपने साथियों से दुख और गौरव में अलग नहीं हुआ, बल्कि लिवरपूल तक उनका पीछा किया, जहां उनका खुशी से स्वागत किया गया, जबकि उन्हें लंबे समय तक मृत मान लिया गया था और अनंत बर्फ के नीचे दफन कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर क्लोबोनी कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें कोई सम्मान मिले।
उन्होंने खोज का सारा श्रेय अपने दुर्भाग्यपूर्ण कप्तान को दिया और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के तत्वावधान में अगले साल प्रकाशित अपनी यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने जॉन हैटरस को सबसे शानदार नाविकों के स्तर पर रखा और उन्हें उन सभी बहादुर, साहसी लोगों के समकक्ष रखा जिन्होंने विज्ञान की प्रगति के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इस गरीब, उदात्त जुनून के शिकार की पागलपन की स्थिति हल्की किस्म की थी, और वह लिवरपूल के पास एक निजी शरण स्थल, स्टेन कॉटेज में चुपचाप रहता था, जहां डॉक्टर ने खुद उसे रखा था। वो कभी नहीं बोलता था, और जो कुछ भी उससे कहा जाता था, उसे वह समझ नहीं पाता था। तर्क और वाणी एक साथ भाग गए थे। एकमात्र बंधन जो उसे बाहरी दुनिया से जोड़ता था, वह दुख के साथ उसकी दोस्ती थी, जिसे उसके साथ रहने की अनुमति थी। काफी समय से कप्तान को बगीचे में घंटों टहलने की आदत थी। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता भी था, जो उसे उदास आंखों से देखता था, लेकिन उसका टहलना हमेशा बगीचे के एक खास हिस्से में एक ही दिशा में होता था। जब वह इस रास्ते के अंत में पहुंच जाता, तो वह रुक जाता और पीछे की ओर चलना शुरू कर देता। अगर कोई उसे रोकता तो वह अपनी उंगली से आसमान के एक खास हिस्से की ओर इशारा करता, लेकिन अगर कोई उसे घुमाने की कोशिश करता तो वह क्रोधित हो जाता, जबकि दुख, मानो अपने मालिक की भावनाओं को साझा कर रहा हो, वह गुस्से से भौंकता। डॉक्टर, जो अक्सर अपने बीमार दोस्त से मिलने जाता था, ने एक दिन उसकी इस अजीब हरकत पर ध्यान दिया और जल्द ही उसे इसका कारण समझ में आ गया। उसने देखा कि वह लगातार एक निश्चित दिशा में घूम रहा था, मानो किसी चुंबकीय शक्ति के प्रभाव में हो। रहस्य ये था, जॉन हैटेरस सदैव उत्तर की ओर चलता था। अंत